हेलो बच्चों, आप लोग को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का पेपर चल रहा है और ये हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री ये है। यहाँ पे पेपर कोड देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, सेमेस्टर 6 का है, पेपर कोड ये नहीं है। ओके, 41 या 52 दोनों का है। अगर जिनका जिनका है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री तो उन्हीं के लिए है, बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स जो भी है। तो ये पहला क्वेश्चन अभी है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके पश्चात जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो थी उसके व्याख्या आपको करना है। तो चलिए, इसका आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के लगभग 60 साल बाद, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के लगभग 60 साल बाद दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। ठीक है ना, दुनिया का हुआ नाटकीय रूप से बदल गई है। दुनिया का राजनीतिक आकार पूरी तरह से बदल गया था। यह अवधि साम्राज्यवादी वर्चस्व के कुल विघटन और दुनिया के यूरोपीय आधिपत्य के कुल पतन का गवाह बनी। ओके, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में 50 देशों ने एक साथ भाग लिया था। मार्च 1990 में नामीबिया के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने और बाद में सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों की संख्या 192 हो गई थी। नए सदस्यों में से अधिकांश देश हैं ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी स्वतंत्रता जीत ली है। अमेरिका और सोवियत संघ ने जर्मनी, जापान और इटली की हार के बाद 4 दशकों तक ब्रिटेन और फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्यों की हार के बाद खुद को दुनिया के सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। इन दोनों देशों ने विश्व मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाई और युद्ध के तुरंत बाद अस्तित्व में आए दो पावर ब्लॉक्स का नेतृत्व किया। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत के देशों को शामिल करते हुए यूएसए ने पश्चिमी ब्लॉक का नेतृत्व किया। इन देशों ने खुद को फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए चुना। सोवियत संघ समाजवादी ब्लॉक में प्रमुख शक्ति थी, जो पूर्वी यूरोप के देशों और बाद में चीन और उत्तर कोरिया के देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन दो ब्लॉकों या देशों के समूहों के बीच कई बदलाव हुए, लेकिन दुनिया में पूर्व प्रतिष्ठित सैन्य शक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की स्थिति 1980 के दशक के अंत तक अपरिवर्तित रही। दुनिया का हर हिस्से में व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन की दिशा और सीमा देश से दूसरे देश में भिन्न होती है, लेकिन नागरिक और राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर अपने तनाव के साथ संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों को परिवर्तन के मुख्य दिशा का प्रतीक माना जा सकता है। दुनिया के लगभग हर देशों ने स्वतंत्रता और लोगों को प्राप्त किया। कम से कम सिद्धांत रूप में हर जगह अपने स्वयं के भाग्य के स्वामी बन गए हैं। यद्यपि परिवर्तन के मुख्य दिशा राजनीतिक स्वतंत्र और सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि संस्थानों की स्थापना में रही है, लेकिन कई देशों में अभी भी सैन्य तनाशाह, निरंकुश और कुलीन वर्गों द्वारा शासन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग 45 वर्षों तक, जब तक कि 1990 के आसपास नाटकीय परिवर्तन शुरू नहीं हुए, दुनिया में 2 मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पूंजीवादी और साम्यवादी बताई गई। उनमें से प्रत्येक ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्नत पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की सामान्य मान्यता थी। यह श्रमिकों की यूनियनों और श्रम और समाजवादी आंदोलन द्वारा संघर्ष के परिणाम स्वरूप कम से कम आंशिक रूप से आया था। अधिकांश उन्नत पूंजीवादी देशों ने कल्याणकारी नीतियों का पालन किया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पूंजीवाद से जुड़े सबसे बुरे दुखों को कम किया है। पूर्वी यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में जिस तरह की समाजवादी व्यवस्था बनी थी, वह कुछ वर्षों तक पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प के रूप में देखी गई थी। इस प्रणाली को अक्सर वास्तविक मौजूदा समाजवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब तक कि यह ढह नहीं जाता, तब तक कई बदलावों से गुजरना पड़ा। नए स्वतंत्र देश अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाने के काम में लगे हैं। ठीक है ना, नए स्वतंत्र जो भी देश जो स्वतंत्र हुए थे, नए जो कि हमारा अपना देश जो था 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो
ये अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाने में काम कर रहे थे। हालांकि औपनिवेशिक शासन से जो पिछड़ापन उन्हें विरासत में मिला वह इनमें से अधिकांश देशों की विशेषता है। विश्व आर्थिक प्रणाली असमान बनी हुई है और इन देशों के निरंतर पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारक है, जो एक साथ तीसरी दुनिया के रूप में जाना जाता है। तीसरी दुनिया के कुछ देशों में आर्थिक विकास दर बहुत अधिक है। सबसे शानदार पिछले 20 वर्षों के दौरान एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ है। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरने लगा है। पिछले 50 वर्षों के दौरान एक नाटकीय प्रकृति के तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। इन तकनीकी परिवर्तनों ने विशेष रूप से उन्नत पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा जापान और जर्मनी प्रमुख आर्थिक शक्तियों के रूप में उभरे हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने आर्थिक रूप से, प्रौद्योगिकी होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुआ था। विकसित देशों और तीसरी दुनिया के देशों के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिन्हें विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील देश किसे कहते हैं भाई? जो अभी विकास कर रहा है ना। विकसित उसे कहते हैं जो पहले से तंदुरुस्त है ना। विकसित और विकासशील देशों में दुनिया के विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की एक प्रमुख विशेषता बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय तनाव और संघर्षों का दौर रहा है। युद्ध के दौरान फांसीवाद को हराने के लिए जो गठबंधन अस्तित्व में आया था वह युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद समाप्त हो गया। इसके बाद पश्चिमी और सोवियत ब्लॉकों के रूप में जाना जाने वाले बीच टकराव का दौर शुरू हुआ। यह टकराव जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 50 वर्ष तक जारी रहा, शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो फिर विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 50 वर्षों तक फिर भी युद्ध जारी रहा, तो उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह अधिक से अधिक विनाशकारी हथियारों के लिए एक दौड़ के साथ था, जिसने मानव जाति के अस्तित्व को बहुत खतरे में डाल दिया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई युद्ध हुए और हालांकि इन युद्धों में दो विरोधी देशों के देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। इन युद्धों का स्थानीयकरण हुआ। इस अवधि के दौरान कई मौके आए जब दुनिया को आपदा के कगार पर लाया गया, लेकिन एक सामान्य युद्ध टल गया। एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की एक विशिष्ट विशेषता रही है। लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देशों ने विश्व मामले में एक स्वतंत्र भूमिका के लिए जोर दिया है। शीत युद्ध की अवधि के दौरान किसी भी सैन्य ब्लॉक के साथ गठबंधन करने से इनकार करने से शांति का माहौल बनाने में मदद मिली। इन देशों के एक साथ आने से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, जिसने दुनिया भर में तनाव को कम करने, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लीयतावाद को समाप्त करने और एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में विकास के मुद्दे को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के बाद से पिघलना और तनाव कम होने की अवधि थी, लेकिन अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 1990 के दशक के बाद भी का विश्व शीत युद्ध के बाद का विश्व है। शीत युद्ध की समाप्ति एक ऐसे युग का अंत है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ शुरू हुआ था, चाहे वह वास्तव में शांतिपूर्ण दुनिया की शुरुआत का प्रतीक हो, निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। शीत युद्ध के बाद की दुनिया तनाव और टकराव के बिना नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भी अधिक विनाशकारी हथियारों के लिए शिकार विश्व शांति प्रयासों के लिए एक अधिक दिलचस्प सवाल था। निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए केवल एक वास्तविक चिंता और केवल युद्ध से बचने के लिए विश्व शांति की गारंटी नहीं दे सकता है। 1980 के दशक के अंत के बाद से दुनिया में जो कुछ परिवर्तन हुए हैं वे इतने दूरगामी हैं कि उन्हें विश्व इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। सोवियत संघ एक राज्य के रूप में सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य के संघ के रूप में ध्वस्त हो गया। यूएसएसआर का गठन करने वाले 15 गणराज्य स्वतंत्र राज्य बन गए हैं। इन राज्यों के साथ साथ पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट शासन के अंत के साथ इन देशों में जिस तरह का समाजवादी राजनीति और आर्थिक व्यवस्था बनी थी वह ध्वस्त हो गई। रूसी क्रांति के बाद से सोवियत संघ विश्व राजनीति का एक प्रमुख कारक था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने एक शक्तिशाली सैन्य दल की नेतृत्व किया और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की सैन्य और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक प्रणाली के लिए एक शक्तिशाली चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व इतिहास में शायद ही कोई बड़ी घटना हो जिसे यूएसएसआर की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका या सरासर अस्तित्व के संदर्भ के बिना पूरी तरह से समझा जा सके। यूएसएसआर के पतन का सबसे स्पष्ट परिणाम शीत युद्ध का अंत रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई महाशक्तियों का उद्भव। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देशों और महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आया। महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी स्थिति को खो दिया तथा अब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूएसएसआर ने इसकी जगह ले ली। ओके, उपनिवेशीकरण की शुरुआत। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस विभिन्न घरेलू और बाहरी समस्याओं से जूझने लगे। इन दोनों देशों का अपने उपनिवेश पर से नियंत्रण खत्म होने लगा। इस प्रकार युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया में से उपनिवेशवाद का अंत हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव जाति की आशाओं और आदर्शों को सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर देश अस्थायी शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से बहुत पहले अटलांटिक चार्टर के तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पर सहमति बन चुकी थी। युद्ध की समाप्ति के बाद शांति संधि स्थापित करने के लिए जर्मनी के पोट्सडैम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिटलर के साथ युद्ध में शामिल देशों को हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ओह माय गॉड, जर्मनी और उसकी राजधानी को बर्लिन को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 4 भाग में डिवाइड किया। इन चारों भागों को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ द्वारा नियंत्रित किया जाना था। 3 पश्चिमी सहयोगियों और सोवियत संघ के मध्य कई चीज़ों पर असहमति थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी 2 भागों, पूर्वी जर्मनी एक कम्युनिस्ट सरकार और पश्चिमी जर्मनी एक लोकतांत्रिक राज्य में विभाजित हो गया। ठीक है ना, इस विभाजन ने शीत युद्ध की नींव रखी। ठीक है ना, यही विभाजन हुआ और शीत युद्ध का शुरुआत शुरू हुआ। नई विश्व आर्थिक व्यवस्था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। जो भी ये सम्मेलन बना था, जो भी संकट से जूझ रहे थे, उनके लिए हेल्प के लिए था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, जिसे अब विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, का स्थापना किया गया। अमेरिकी डॉलर को विश्व व्यापार के लिए आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया। भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटिश साम्राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ था। ब्रिटेन ने इसकी भरपाई के लिए अपने उपनिवेशों की तरफ देखना शुरू किया ताकि उसे विश्व शक्ति का दर्जा वापस मिल सके। इसी समय महात्मा गांधी ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का उद्देश्य हिटलर के तानाशाही और ब्रिटेन के औपनिवेशिक आधिपत्य को खत्म करना था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का उद्देश्य हिटलर के तानाशाही, हिटलर बहुत तानाशाह करता था, और ब्रिटेन के औपनिवेशिक आधिपत्य को खत्म करना था। उपनिवेशों की जनता ने युद्ध के बाद अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटेन में वर्ष 1945 में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो इसका झुकाव उदारवादी सिद्धांतों पर और नस्लीय समानता की ओर था। सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ठीक है, यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर आप लोग लिखिएगा। ओके, अगर आप लोग को अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुआ है तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप लोग शेयर कर दें जो अभी तक नहीं जानते हैं अपने चैनल के बारे में, और लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब भी कर लें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आगे के हेल्प के लिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।